आज हम रमेश बख्शी जी द्वारा लिखित कहानी शबरी पढ़ेंगे। मैं करता ही क्या और मैं कर ही क्या सकता हूँ, सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मींजूं और आंखें बंद कर सोचता रहूं, सोचता ही चला जाऊं। पर ऐसा भी कहाँ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे में चम्मच। बफे के लिए हम सब लोग लॉन में सजाई गई टेबल के आसपास खड़े हैं। लोग आगे बढ़ बढ़कर अपनी प्लेट में पसंद की चीजें रख रहे हैं और मैं सबकी ओर देख रहा हूँ। देख भी इस तरह रहा हूँ कि जैसे किसी को नहीं देख रहा। मुझे तो आगे बढ़कर लोगों का स्वागत करना चाहिए, मनुहार करनी चाहिए, पर मैं हूँ कि मेरा ऐसा हो गया है जैसे शरीर का कोई हिस्सा हो गया हूँ। दाएं हाथ का चम्मच जाने कैसे मेरे हाथ के बाएं नीले प्लेट पर बच जाता है, जैसे मैं समय बजाने वाला हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे आगे जाकर अपनी प्लेट में कुछ ले लेना चाहिए। नहीं लूंगा तो एकदम सबकी नजरों में पकड़ा जाऊंगा और वे कभी देखें तो एट होम का मजा ही जाता रहेगा। मेरी सेहत के बारे में हजारों जवाब तलब किए जाएंगे और मैं तुतलाने लगूंगा, कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। इस सबसे बेहतर है कि मैं किसी की नजर में ना आऊं। मुझे इस समय खुश दिखना चाहिए। मैं अपने आप को झटक देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और एक रसगुल्ला अपनी नीली प्लेट में रख लेता हूँ, सांझ के नीले कच्छ आसमान में चांद की तरह। पर मुझे खाते समय उपमाएं नहीं सोचनी चाहिए, मुझे केवल खाना चाहिए। मैं चम्मच में रसगुल्ला रख लेता हूँ और मेरा हाथ ऊपर उठता है। मुझे लगता है जैसे कोई और हाथ मेरे मुंह की ओर वह चम्मच ले जा रहा हो और मैं खाना नहीं चाहता। रसगुल्ला मेरी पसंद की चीज है और उसी का टुकड़ा अगर बत्तीसी पर भटकता रहा तो बेचारा अपने ही घर में बेगाना होगा। मेरी अंगुलियां रसगुल्ले का चम्मच पकड़े अधर से लटकी हैं। मैं खा भी सकता हूं और नहीं भी, मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी, यह छुट्टू ने कहा था। बात सुनकर मैं नाराज हो गया था। डांट कर मैंने बोला था, जाओगे क्यों नहीं? तुम एमएससी हो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिली। वह जगह छोटी है तो क्या हुआ, वह डिग्री कॉलेज है तो बिल्कुल गांव तो नहीं होगा वह। छुट्टू कुछ नहीं बोला था। वह ठीक कहता है, इंदौर छोड़कर कहीं गया नहीं है ना, इसलिए डरता है। मगर ऐसा चांस छोड़ा तो हमेशा कॉर्पोरेशन के क्लर्क ही करता रहेगा। मैं शाम को उसे अपने साथ कॉफी हाउस ले गया था और कड़वी कॉफी के एक प्याले पर तब तक भाषण देता रहा था जब तक वह जाने के लिए तैयार नहीं हो गया था। छुट्टू थोड़ा जिद्दी है, बिल्कुल मौजी राम। हम दोनों भाइयों की उम्र में काफी फर्क है, मगर दोनों भाई से ज्यादा दोस्त हैं। मैंने उसे फिर यह बात कही था, मैं तुम्हारी जगह होता छुट्टू और ऐसी नौकरी मिलती तो दौड़ लगाता हुआ चला जाता और तुरंत ज्वाइन कर लेता। कॉलेजों में तो 5 उंगलियां घी में रहती हैं और सिर कड़ाही में, और सफलता चरण चूमती है वहां, और चप्पलें दुश्मनों का सिर चूमे। मैं नजर टेढ़ी करके हंस दिया था। क्यों बड़के? वह थोड़ा गंभीर होकर बोला था, मेरी तो नजर फेंकने की आदत है यार, और वहां क्लास में रहेगी लड़कियां। मैंने उसे एक धप्प लगा दिया। छात्राएं तो अपनी बेटियों की तरह होती हैं पागल। और हम दोनों की हंसियां काफी हाउस में यूं तैरने लगी जैसे दिए राखी नावें हों। छुट्टू की तैयारी शुरू हो गई। उसने मेरे भी आधे कपड़े साथ ले जाने के लिए रख लिए। बात यह है कि बड़के कि वहां जरा रोब मालिक करना पड़ेगा। फिर शाम को उसके लिए टाइयां और मोजे खरीदते रहे हम, जैसे नौकरी करने नहीं लड़की देखने जा रहा हो। पर बड़के, तुम तो उस कस्बे में 6 महीने रहे हो। उस बात को तो बरसों हो गए। क्या 6 महीने तक उस एग्रीकल्चर फॉर्म में ही अलग जगाते रहे? ट्रेनिंग में गए थे या तपस्या करने? मुझे सहसा याद आया था, हाँ छुट्टू, मुसाए थे वहां। मैं उन्हीं के कमरे में रहता था। कोई जी थे, वह चटर्जी, मुखर्जी या बनर्जी याद नहीं। यार छुट्टू, बड़ी मौज से दिन काटे थे वहां। उनके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ। 2 दिनों बाद छुट्टू ने जाने का दिन आ गया।
वह हमारे भरे घर को छोड़कर चला गया। मैंने खुद उसे जोर देकर भेजा था, पर उसकी बस जब चली तो मुझे रुलाई आ गई थी। इस समय ऑर्केस्ट्रा जमकर बजाया जा रहा है। बिमटो बीते लोगों के पांव ताल दे रहे हैं। चेरी पिंक की धुन में ऐसी कुछ मस्ती है जैसे मोज पर रखी हुई बोतलें अब अपने आपस में टकराने लगी हैं। फिर जिंदा आदमी कैसे ना झूमे। लोग सब खा चुके हैं और मेरे चम्मच में रसगुल्ला रखा का रखा ही है। मेरी उंगलियां चम्मच को पकड़े हैं सो पकड़े ही हैं। टेढ़ी भी नहीं होता है मेरा हाथ कि रसगुल्ला नीचे गिर जाए। इस धुन के साथ तो रसगुल्ला उछलकर खाया जा सकता है। जी होता है कि मस्ती में आकर कोई जंगली आवाज अपनी जबान से फिसल जाने दूं। हाथ उधर में चम्मच लिए दुख सा आया था। मैं प्लेट नीचे रख कर रसगुल्ला चम्मच उसमें बहुत आहिस्ता से रख देता हूँ। चम्मच टेढ़ा हो जाता है और रसगुल्ले का गोला उसकी गोद में लुढ़क कर प्लेट के नीले बिस्तर पर लुढ़क जाता है। मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ। मेरा जी चाहता है कि यह रसगुल्ला प्लेट में से भी लुढ़के और मेज के सफेद क्रेप पर आ जाए, फिर वहां से भी लुढ़के और हरी लॉन में गिर जाए। छुट्टू ने पहले खत में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख के भेजी थी। एक, कल रात में तख्त पर से नीचे गिर गया। मुझे तख्त पर सोने की आदत नहीं है ना, और तुम्हारे उस मोसाए ने उस पर सुला दिया। थका हुआ था सो ऐसी नींद आई कि नीचे गिर गया। सिर पर तुम्हारे उन मोसाए ने ही पट्टी बांधी। बड़के बूढ़े आदमी इतने प्यारे होते हैं यह मुझे नहीं मालूम था। 2, मैं अब रसगुल्ले खाने लगा हूँ। पहले मुझे इनका झक सफेद रंग बहुत बोर लगता था, अब वही प्यारा लगता है। 3, 5 उंगलियां घी में ही हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ घी का एक हिंद महासागर कन्याकुमारी के आसपास लहरें मार रहा है। 4, तुम सब बहुत याद आते हो। एक दिन तुम्हें यहाँ आना होगा, तब तक तुम्हारे साथ खर्च करने के लिए मैं कुछ रुपया जोड़ लूंगा। खत पढ़ते ही मैं भी लिखने बैठ गया। मौज से रहो मगर संभल कर, तुम्हें भी जमाना है। नई नौकरी है, नई जगह, हिंद महासागर में डूब मत जाना। लगता था जैसे मेरा पत्र पाते ही वह भी लिखने बैठ जाता था। बड़के, अब मैं ठीक से जम गया हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। कॉलेज के लड़के सभी सीधे हैं। हल्ला वह करते हैं जिनकी समझ में कुछ आता है, इनकी समझ में ही नहीं आता। बेचारे क्या खाकर मुझे हूट करेंगे। हाँ, अब मैं उसी कमरे में रहा हूँ जहाँ तुम रहते हो। एक बात लिखने का बड़ा मन था, शायद पढ़कर तुम्हें अच्छा लगेगा। बात यह है कि कल मोसाई ने एक कटोरी में कुछ खाने को दिया था। गुड़ से बनी जाने क्या चीज थी। बोले नवधान्य है। मैं वह खा तो लिया, पर मुंह जाने कैसा हो गया था। मोसाई मेरा मुंह देखकर भांप गए। पर्दे की तरफ देख किसी को पुकारते हुए बोले, जेल। एक लड़की पानी लेकर आई। मोसाई ऐसे बोलते हैं जैसे उनके दोनों गालों में हवा भरी हो, और वह लड़की भी वैसे ही। नमस्कार। क्यों बड़के, तुमने हमसे कभी जिक्र ही नहीं किया कि वह लड़की कौन है? एक औरत भी है यहाँ, श्रीमती मोसाई। माँ कहती है वह लड़की उन्हें। सुनते हैं वह माँ दिन रात मानस पूजा करती रहती है। आंखें मूंदे बैठकर भगवान की कल्पना किया करती है। भगवान आ जाते हैं। वह वैसे में पूजा का सामान इकट्ठा करती है और अच्छे से अच्छे पकवान का भोग लगाती है। यह सब कुछ मानस में होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोसाई भी मानस में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जब देखो उनके हाथ पे पेरी मेसन, कानन डायल या ब्लैक सीरीज के उपन्यास रहते हैं। उनका लड़का कहीं रेलवे में है, इन्हें पेंशन मिलती है। लड़की पढ़ती है, वह अंग्रेजी में प्राइवेट एमए कर रही है, और मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। कोई पटरी ही नहीं बैठती। मगर जो बात मैं कहना चाहता था वह यह है कि बड़के, कि वह जो नमस्कार वाली लड़की है ना, तुम्हें जानती है। कल शाम तुम्हारा खत देने आई थी। ओ माय गॉड बड़के, ऐसे लंबे बाल कभी नहीं देखे। झूठ बोलूं तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाए। खुले बाल उसकी एड़ी को छू रहे थे। बोली थी कि तुम उनके यानी तुम्हारे छोटे भाई हो ना।
फिर यह भी पूछा था कि वो मुझे यानी उसे जानते हैं क्या। मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था, जैसे स्वयं को दोषी पा रहा था कि मैंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया। मुझे नहीं याद कि उसके बाल लंबे थे। तब उसका शरीर खूब भरा हुआ, रंग खूब साफ और आंखों में खूब शरारत भरी थी। वह तब शायद 9वीं में थी, शायद 10वीं में, यह सब मैं भूल चुका हूँ। कैसे और कब मोसाय से परिचय हुआ यह सब भी याद नहीं है। मैं उनके घर के एक आदमी की तरह रहता था। मोसाय रेज में हेड क्लर्क थे। दिन रात ऑफिस का काम और फुर्सत मिलती तो शतरंज मुझे आ पकड़ते थे। मैं बड़ी मुश्किल से छूट पाता। अधिक समय फार्म पर ही कटता था। जितने समय भी घर रहता, खुकी मेरे कमरे में रहती। नमस्कार, वह पीछे के दरवाजे से आती और कमरे में रखी गोल मेज पर हाथ में अपने कोर्स की किताबें लिए आ बैठती। कि वह मुस्कान के छल्ले बनाती। भालो, मैं इतना कहते हाथ की कॉपी उसके सिर पर दे मारता। वह गोल मेज पर शरारत से आधी लेट जाती। मैं उसे मनाता, पुकारता, खुकी। वह नहीं बोलती। खुकी, मैं फिर पुकारता। वह चुप ही रहती। खुकी, वह अब बोल देती। की खुकी, तुमी बोर। आमीना, तुमी। वह चिढ़ जाती। खाकी, तुमी बोका। की बोले चे बोका। वह जोर से हंस देती, फिर कहती, आमीना, तुमी अंतु, तुमी। और यही तुम की रट लगाती वह चली जाती। दिन निकलते फिर चाय लाती। नीली प्लेट में एक रसगुल्ला लेकर आती, सांझ के नीलकच आसमान में चांद की तरह। मैं एक बार में ही रसगुल्ला खा जाता और फार्म की ओर जाने को होता। वह जानती थी कि मैं फार्म में जाता हूँ, फिर भी बिना पूछे नहीं रहती। कोत्थे दादा, मैं उत्तर देने की बजाय उसका हाथ पकड़ लेता। वह चीखती चिल्लाती, छेड़े दादो, छेड़ो। और वही खुकी पूछ रही है, पूछ क्या रही है, पूछवा रही है कि मैं उसे जानता हूँ क्या। मैं खत पर फिर निगाह जमा लेता हूँ तो बढ़ के जवाब देते हुए यह लिखो कि तुम उसे जानते हो क्या। माँ की यह भी शिकायत है कि बड़ा भाई यानी तुम बड़ा मिलनसार था और तुम यानी मैं नहीं हो। मोसाय से तो मैं ठीक ठीक बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ से जाने क्यों मुझे डर लगता है। और नमस्कार वाली लड़की जब सामने पड़ जाती है तो उसके एड़ी तक बाल मेरे दिमाग में हावी हो जाते हैं। कहीं पढ़ा था शायद कि ऐसे लंबे बालों वाली को एलोकेसी कहते हैं क्या। और हाँ बढ़ के अब मैं बंगला सीख रहा हूँ। 1 सप्ताह में ही जास्ती बोलने लगा हूँ। और क्या लिखूं और क्या करूं मैं। यह रसगुल्ला नीचे नहीं गिरने का। ये चुप है, जैसे सो गया। कोई तभी विम्टो की एक बोतल मुझे दे जाता है। मैं उसे एक हाथ में पकड़े पकड़े स्ट्रॉ मुंह में लगा लेता हूँ, पर सांसें ऐसी थम गई कि विम्टो मुझे स्ट्रॉ में खींचा नहीं जाता। मैं नजर नीची कर स्ट्रॉ की पारदर्शक सफेदी में लाल रंग के साथ बनने वाले हवा की सफेद मोतियों की भीड़ देखता हूँ। जैसे तैसे एक सांस ऊपर की ओर खींचता हूँ तो विम्टो मुंह में भर आता है, लेकिन तबीयत होती है उसे पीऊं नहीं, थूक दूं। तुमी जोल खाबो ना खुकी, आमी मस्तिष्क खाबे। मैं तेजी से दौड़कर उसे कमर से पकड़ लेता। वह मुझसे छूटने को कसमसाती। फिर एक रसगुल्ले की या एक संदेश की या एक प्लेट नवधान्य की शर्त पर मैं उसे छोड़ देता। मैं फार्म के बोर्डिंग में खाना खाता था, पर हर तीसरे चौथे दिन मोसाय मुझे आमंत्रित कर लेते थे। मैं समझ जाता था कि आज भात माछ बना है। फिर शाम को सहन में सब इकट्ठे होते। माँ पीढ़े पर बैठी रहती, मैं एक कुर्सी पर। मोसाय ऑफिस के थके आरामदायक कुर्सी पर लेट जाते और खुकी टहलती रहती। मोसाय गीत सुनने को कहते तो वह मन ही मन गुनगुनाती और फिर रविंद्र संगीत की लहर से सहन गूंज उठता। मोसाय का पसंद था, आमादेर पाकबे न चुल गो, मोदेर पाकबे न चुल, आमादेर झरबे न फुल गो, मोदेर झरबे न फुल। सुनते सुनते वह डूब जाते। फिर खुकी अपनी पसंद गुनगुना उठती, जोदी तोर
डाक सुने क्यों न आसे, किसे फुर्सत थी फिर सुनने की। एक बार रात को मुझे फर्म जाना था। खुकी बैठी पढ़ रही थी। मैंने पुकारा, खुकी की दादा। वह मुझसे आ लगी। उसका गीत मुझसे लहरों में टकरा रहा था। सीढ़ियां उतरता हुआ बोला, अमर डाक सुनी क्यों न आसे खुकी, ओरो ओरो ओ अभागा। वह हंस दी थी। अमाय किम नाई डाक देबो, तोमार डाक सुनी अमी। मोसाई ने यह सुना था और बोले थे, कलकत्ता क्या छोड़ा कि हमारी बंगला ही बिगड़ गई। वहाँ इसका यह बोलना सुनेंगे तो लोग हंसेंगे। फिर मोसाई ने कहा, जाओ खुकी, दादा के साथ जाती हो तो घूम आओ। मैंने प्रश्न भरकर उसकी ओर देखा। अमी जाच्छी? वह मेरे साथ थी। मैं अपने प्रयोग के फार्म पर उसे ले गया था। चांद था तो पर मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं। उसे एकदम निग्लेक्ट कर दिया। हम फार्म में घूम रहे थे। खुकी, इस समय गाओगी? ना, उसने इनकार कर दिया। खुकी, उसने मेरी तरफ देखा। मैं धीरे से बोला, खुकी, तुम बोर तुम बोर तुम बोका। वह चिढ़ गई, तुम्ही, और मेरे पीछे मुक्कियां मारने लगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वह दांत से काटने लगी। हम दोनों एक दूसरे से गुथ गए थे। फिर मैंने उसे पास खींच लिया था। उसका चेहरा मेरे सामने था, जूही के छोटे मंडवे की तरह। वह मुझसे लगी खड़ी थी। मैंने फिर पुकारा, खुकी, तो वह हाथों से छूटी और भागी, और मैं उसके पीछे। उसके स्कर्ट का बड़ा घेर तरह तरह के वृत्त बनाता जाता। माँ कहती थी, इसके स्कर्ट में आधा बार कपड़ा ज्यादा लगता है। इसे घेर बहुत पसंद है, और ऊपर से पेटी ऐसे कस कर बांधती है कि बकलस को एक एक मिलीमीटर पीछे हटाने में उसे 5-5 मिनट लग जाते हैं। एक बार हम तभी क्लब में जाने वाले थे। श्यामा संगीत का प्रोग्राम था, और खुकी ने पेटी ऐसे कस कर बांधी थी कि कमर को गायब कर देने पर ही तुलाई थी। माँ ने एक धप जमाई और खुकी को बुरी तरह डांटा। फिर उससे पेटी ढीली करवाकर माँ ने उसे साथ चलने दिया। वह सारे समय मुंह फुलाए बैठी रही, मुझसे भी नहीं बोली थी, और मैं भी किसी से नहीं बोला था। मुंह में स्ट्रॉ लिए वैसे का वैसा ही खड़ा हूँ, और लोगों को लग रहा है कि मैं पी रहा हूँ, पर मैं बोतल में फूंक मारकर रिमोट की हल्की आवाज से बुड़बुड़ाता जा रहा हूँ। कुछ लोग तो धन्यवाद देकर चले भी जा रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा पर रॉक एंड रोल की ट्यून चल रही है। कोई और सामने नहीं आया तो ऑर्केस्ट्रा वालों में से ही एक लड़का, जो कार्डाई पैंट पहने हैं, लॉन में आकर सामने खड़ा होकर नाचने लगा, अपने शरीर को अजीब अजीब ढंग से हिलाता हुआ। नई उम्र के लड़के ढक्कन खुलवा कर विमटो फिर हाथ में ले लेते हैं, और मैं हूँ कि मुझसे एक बोतल ही ना पी गई। मैं इंतजार करता हूँ सामने वाले लोगों के हटने का, कि ये हटें और मैं इस भीड़ से कटकर अलग हो जाऊं। रोज मुझे उसके खत का इंतजार रहता था। एक दिन बड़ा मोटा लिफाफा आया। लिखा था बड़े सनसनीखेज ढंग से, आज मैं गजब की एक बात लिख रहा हूँ। याद करो बढ़ के कि फार्म की ट्रेनिंग खत्म होने पर जब तुम यहाँ गए थे तो यहाँ पर उस नमस्कार वाली लड़की को क्या दे गए थे। मैं खत हाथ में लिए सोचने लगा। हाँ, मैं उस फार्म में एक पौधा दे आया था। मैंने 25 पौधे लगाए थे, गुलाब से लेकर गेंदे, गुलाब कवली और कास्मय से लेकर कार्नेशन कैक्टस तक। जब भी फुर्सत होती थी, खुकी से फूलों पौधों की बातें हो जाती थी। वह यही कहती थी, पौधा तो ऐसा होना चाहिए दादा कि आज लगाएं और कल फूल देने लगे, नहीं तो महीनों पानी देने पर फूल आए तो किस काम का वह पौधा। हो गई फिर तुमसे बागवानी। फूल कोई माँ की तरह मानस पूजा करने से थोड़ी लगते हैं, उसके लिए करना होता है मेहनत। अब गुलाब कावली यानी ट्यूलिप में तो 7 साल बाद फूल आते हैं। फिर उसने उस समय ट्यूलिप को दुनिया का सबसे सड़ा हुआ फूल बताया था। पर मेरी जब ट्रेनिंग समाप्त हुई तो मेरा सामान बन गया, तो कहने लगी, दादा गुलाब कावली का एक गमला देते जाओ। मैंने उसे पास खींचकर अपने से दबा लिया था। उसमें तो 7 बरस में फूल आते हैं। उसने मुझसे खुद को ढीला करते हुए कहा था, फूल तो आते हैं ना। अब वह जिद पर ही आ गई थी, तो फार्म से गुलाब कावली का एक गमला ला दिया था मैंने और चला आया था।
मुझे कोई भी स्टेशन छोड़ने नहीं आया था, ना मोशाय, ना माँ, ना खुकी। खुकी तो उस समय गुलाब वाली को सींच रही थी, तो यही तो मैं उसे दे आया था। मैं पत्र आगे पढ़ता हूँ। याद आया बड़के, तुम उसे गुलाब कावली का पौधा दे गए थे और वह 7 साल से सींचती रही है उसे। वह कहती है वह गमला जान से ज़्यादा प्यारा है। 7 साल में वह गुलाब कावली की तरह झूम आई है बड़के। जवान लड़कियों के शरीर पर जूही, रात रानी, गुलाब कावली जैसे फूलों के लगने की व्यवस्था भी गॉड को करनी चाहिए थी, पर बिना इसके भी वह नमस्कार वाली एलोकेसी पूरी एक गार्डन लगती है। हाँ, तो कल ही उसने बतलाया है कि उस गुलाब कावली की उम्र 7 बरस की हो गई है और उसमें फूल लगाए हैं। मैंने कहा तुम बड़के को लिख देना। सो इस पत्र के अंत में उसने कुछ लिखा है। मैं अभी तक बंगला अक्षर सीख नहीं सका, सो मैं पढ़ नहीं सकता कि क्या लिखा है। मैं उसकी खुकी की लिखावट देखने को उतावला हो जाता हूँ। पत्र के पन्ने पलटता हूँ। मोती जैसे अक्षरों में लिखा है उसने, आजी फुटल तोमार ओई गुलाब कावली। आज तुम्हारी उसी गुलाब कावली में फूल आ गए हैं। फूल आ गए आज तुम्हारी उस गुलाब कावली में, उसी गुलाब कावली में तुम्हारी आज फूल आ गए हैं। पत्र मेरे हाथ से छूट गिरा था। क्या वह फकत 9th में पढ़ते समय भी सब कुछ समझती थी? क्या वह मेरे लिए ही इतना कसकर पेटी बांधती थी? क्या वह रविंद्र संगीत गूंजते समय ओरे ओरे ओ अभागा के स्वर खींचती हुई मेरी ओर ही देखती रहती थी? क्या वह मेरे शरीर में झूम जाने के लिए ही आमीना कहकर तुमी 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 की नाराजगी बतलाती थी? मुझे अपने आप पर उस दिन का गुस्सा कभी और नहीं आया, लेकिन मैं तो जैसे बचपन में सीखे पहाड़े भूल गया, वैसे ही खुदी को भी भूल गया। अब कोई मुझसे पूछे 26 पंजे या 27 इक्के या 28 अट्ठे तो मैं नहीं बतला सकता। मिनटों तक सोचने के बाद तब कहीं बतला सकूंगा। वैसे ही अब खुकी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। पहले हर पौधा खुकी थी, हर फूल खुकी, हर पत्ती खुकी, हर फल खुकी। मैंने ट्रेनिंग से लौटकर वहाँ एक आध पत्र भी लिखा था। माँ मोशाय कहाँ पत्र लिखने लगे, पर खुकी तो पत्र लिख सकती थी। वह पत्र लिखती तो आज फूल आने के दिन यहाँ ऐसी बेचैनी महसूस करता क्या? उसने कुछ तो कहा होता, कुछ कहा तो होता, फकत एक सतर ही लिख दिया होता, मैं तुम्हारी ट्यूलिप को सींच रही हूँ। मगर तब कोई कैसे कुछ सोचता। 5-5 मिनट में बकलस को 1-1 मिलीमीटर पीछे हटाने वाली लड़की क्या सोचती? आमीना की जिद करके मुझे मुक्कियों से पीटने वाली लड़की क्या कहती? आज मैं आधा बार ज्यादा घेर के स्कर्ट वाली उम्र में ट्यूलिप के फूल आने से 7 लंबे वर्ष जोड़ता हूँ तो मेरे सामने एड़ी छूते केसों वाली खुकी नमस्कार करती आ खड़ी होती है। पर अब वह खुकी कैसे? जिस दिन उसने स्कर्ट पहनना छोड़ा होगा उसी दिन वह नाम उसके आधा वार अधिक घेर के साथ गोल चक्कर खाकर नीचे गिर गया होगा। अब मैं वहां जाऊं भी तो वह सामने आते शर्मा जाएगी। मैं अब उसे ना वो कह पाऊंगा ना वो का ही। उसकी उम्र में 7 वर्ष जुड़े तो मैं काबुली वाला हो गया। कल शाम जेल से छूट काबुली वाला, 3 बच्चों का पापा काबुली वाला। लेकिन सब उल्टा हो गया। मीनू पहचानती है काबुली वाले को और काबुली वाला अपने भाई का खत पढ़ता है, लेकिन बड़के मैंने कभी काबुली वाले देखे ही नहीं। सो उस नमस्कार वाली एलोकेसी से पूछा कैसे होते हैं ट्यूलिप के फूल। उसने कल दिखाने का वादा किया है। अब कल देखकर आगे लिखूंगा। कॉलेज भी जाना है। आज लड़कों के प्रैक्टिकल हैं। लेकिन फूल कैसे लगाए? खत मेरे हाथ में निर्जीव पंछी की तरह था और मैं पंख फैलाए भटक रहा था। कलम गुलाब की रखती है, गुलाब कावली की नहीं। खुकी जब बहुत ही पीछे पड़ गई थी तो एक गमले में मैंने मिट्टी भरी और ट्यूलिप की एक टहनी उसमें रोप कर उसे दे आया था। वह टहनी 2 या 3 दिन में या हद से ज्यादा 4 दिन में सूख गई होगी। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वह सूखी टहनी को पानी देती रही होगी, पानी देती ही रही होगी। हाँ,
तो अभी मैं उस नोमोस्कोर वाली लड़की एलिकेसी के सहन से आ रहा हूँ। उसने कहा, मैं रोज सवेरे और शाम पानी देती रही। गुलाब कावली में नई नई पत्तियां आई, पौधा उजड़ गया। पीली पत्तियां मैं तोड़ देती और नए कबोलों को पोंछती। 7 साल बीते और कल उसमें फूल आ गया। देखो, वह रहा गमला। और बढ़ के उसने जिस ओर उंगली उठाई उस ओर मैंने देखा एक मिट्टी भरा गमला पड़ा था। उसमें ना कोई पौधा था, ना टहनी, ना कोपल कल्ला, ना फूल। मैंने हंसकर कहा, आप तो मजाक कर रही हैं। तो वह भी हंस दी, बोली, आप मेरी बात को बेकार में सीरियसली ले रहे हैं। वह हंसती ही रही और कहने लगी, माँ जैसे भगवान की मानस पूजा करती हैं, वैसे ही मैं गुलाब कावली की मानस पूजा करती रही। मैं तो बढ़ के बात सुनकर ठिठका ही रह गया था। मैं खत आगे नहीं पढ़ सका। खत है कि कोई लंबी कहानी जैसे। और यह खुकी मानस पूजा करने लगी। आंखें मीचे बैठे बैठे रविंद्र के गीत गाती रही और गुलाब कावली के फूल खिला लिए उसने। पर वह फूल किसे दिखाऊं अब? अपने बच्चों से कहूं कि आओ बेटा, तुम्हारे पापा के लिए किसी ने ट्यूलिप के फूल खिलाए हैं। लोग रॉक एंड रोल समाप्त होने पर तालियां पीट पीट कर खुशियों के फूल खिला रहे हैं। मुझे भी ताली तो बजानी ही चाहिए थी, पर मैं नहीं बजाता। अब बजा दूं, पर जब सब चुप हैं तब ताली जब बजाना तो अजूबा लगेगा। सो चुप भला। मैं फिर वहीं विमटो मुंह से लगा लेता हूँ। थूक से भीग कर स्ट्रॉ की कमर लचक गई है, सो उसे निकाल देता हूँ और वैसे ही बोतल में एक घूंट पीता हूँ। सामने से कोई आ रहा है, कहता है, हेलो। मैं भी कहता हूँ, हेलो, पर उसने पहचाना नहीं। वह मजाक में मुझे बोतल पर विमटो पीते देख हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, स्मेल प्लीज। मैं यूं ही अपनी बोतल उसकी नाक तक ले जाता हूँ। वह उसे हल्के से सूंघकर बड़ी अदा से कहता है, सॉरी, मुझे शक हुआ था, और अपने मुंह से स्ट्रॉ घुमाता आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल जोकर सा लग रहा है, पर मुझे हंसी ही नहीं आती। लाख चाहूं फिर भी हंसी नहीं आ सकती, और लाख चाहे भी खुकी के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। छुट्टी उसकी तारीफ के पुल अपने खतों में अक्सर बांधा करता था। मैं उसके खतों को लिए घंटों जाने क्या क्या सोचा करता। पत्नी बच्चे मेरे सामने के चलते समय बीच में पड़ जाते तो सन्यासी होने की तबीयत हो जाती। एक बार छुट्टू ने पूछा तो बढ़ के एक बात पूछते हैं कि नोमोस्कोर वाली एलोकेसी है कैसी लड़की। मुझे तो गुस्ताफी माँ बड़ी बोर लगती है। बोर बोर बोर, ना आमी ना तुमी तुमी तुमी। मैं उसी समय पैड से एक पन्ना फाड़ता हूँ और छुट्टू को खत लिखता हूँ, नहीं छुट्टू, वह अच्छी लड़की है। बोर तो हो ही नहीं सकती। यूँ ही बंगाली लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और वह तो बेहद मीठी है। वह तो जैसे संस्कृति की एक लकीर है। मैं लिखता ही चला गया। जब खत दोबारा पढ़ा तो सोचा, छुट्टू मेरे इस लिखे को पढ़कर जाने क्या सोचेगा। मैं खुकी के बारे में लिखता हूँ तो लिखता ही चला जाता हूँ। खुकी का भरा बदन पहले पानी से भीगी मिट्टी की सुगंध देता है। उसकी आधा वार अधिक का घेर जूठी के मांडवे सा लगता है। उसकी खूब कसी पेटी के ऊपर का हिस्सा मोर पंखों की बनावट सा लगता है। मैं कैसे नहीं लिखता खुकी की तारीफ। लौटते समय ऐसा लगता रहा मुझे जैसे खुकी का वह बाहर को बरस पड़ता सा शरीर मेरे हाथों का ही बनाया हुआ है। वह तो मोसाए का एक कलम थी। मैंने ही उसे ढेरों फूलों से लादा था। ऐसा प्रलाप मेरे मन में अपनी तई के लिए चलता रहा। पर एक दिन छुट्टू के खत ने मुझे चौंका दिया। मैंने तो खुकी की खबर जानने को लिफाफा फाड़ा था, पर यह क्या लिखा। मैं जैसे उबल पड़ा। ऐसा लगने लगा जैसे ज्वालामुखी जख्त की नहीं हो पा रहा हो। बढ़ के कभी जिंदगी में संभव हुआ तो हम दोनों एक फिल्म बनाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूछो मत। कोई ऐसा गीत गा रही थी जिसमें अभागा शब्द बार बार आता था, और वह इसे गाते मेरी ओर देख लेती। कल शाम एक अजीब बात हुई कि वह बालों में जूड़े के लिए सहन में बैठी गठान लगा रही थी। बढ़ के मैंने उसके उठे हुए हाथों को ऊपर ही थाम लिया।
फिर मैं तो ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं, मोसाई ने देख लिया था। मैंने पहले पत्र में लिखा था ना, बूढ़े आदमियों में मोसाई मुझे बहुत प्यारे लगे थे। सो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा लिया और हम दोनों से पूछा कि क्या हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने बढ़ के तुमसे पूछे बिना कभी कुछ नहीं किया, पर उस बार तो हाँ कह दिया। मैं तो अचरज की मझधार में डूब गया जब नोमोस्कोर वाली एलोकेसी का सिर भी हाँ में हिल गया था। पर कहर यह बरसा कि माँ नाराज हैं, बेहद नाराज। मोसाई ने कहा कि वह उन्हें ठीक कर लेंगे। बोलो बढ़ के मैं क्या करूं? वहाँ अम्मा का डर है, कहीं यह बात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। तुम उन्हें सरपीना दे देना और देखभाल करना। जल्दी उत्तर दो, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने खत को हाथ से मोड़कर फेंक दिया। यह नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है यह? नहीं, छुट्टू उस खुकी से शादी करेगा? नहीं। तो खुकी की तारीफ का यह मतलब था? यह मतलब कि कुंवर साहब दिल दे बैठे उसे? क्या ट्यूलिप की बातें उनकी मोहब्बत की भूमिका थी? बड़के को ही बना दिया उसने छोकरे ने। जिस थाली में खाया उसी में छेद। मैं अपने छोटे से अंदर जो कुछ अनुभव कर रहा था वह भी नहीं कह सकता था। मैं गुस्से में तकरीबन पैर पटकता उठा और पूजा पर बैठी अम्मा के सामने चिल्ला पड़ा, सुनो अम्मा, छुट्टू वहाँ नौकरी करने नहीं, एक बंगली छोकरी के जादू में भेड़ा बनने गया है। अम्मा सक रह गई। पत्नी रोटी बेलते वहीं से वहीं रुक गई। बोली, जरा समझा कर खत तो लिखो, वह तो तुम्हें सब कुछ समझता है। अम्मा से कहो तो कुछ नहीं गया, पर उनके तर्पण में देवता बिना नहाए दही मले ही पड़े रहे। बोली तो यह, छुट्टू को लिख दे कि अपने बाप की नाक न कटवाए, और ऐसा ही करना है तो समझ ले कि वह हम सब के लिए मर गए। अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने उन्हें गोली दी। पत्नी पंखा करने लगी। मैं कमरे में टहलते सोचने लगा, मुझे अम्मा से तो नहीं करना चाहिए था यह सब, पर यह शादी नहीं होगी। वह बंगालिन से तो क्या, किसी चमारिन से भी शादी करता तो मैं राजी होता। अम्मा को भी मना लेता, पर खुकी से वह शादी करे, यह कैसे हो सकता है? थोड़ी देर दुख मनाकर अम्मा सो गई। बच्चे खेलने लगे। पत्नी कपड़े पछाड़ने लगी और मैं कुर्सी पर बैठा छुट्टू को बेहद गुस्से में खत लिखने लगा। तुमने यह सोचा होता कि लड़की तुम्हारे बड़के में रुचि ले सकती है, वहीं 1 मिनट में तुमसे शादी करने से कैसे तैयार हो जाएगी? और अगर तैयार हो जाती है तो उस लड़की का क्या चरित्र? प्रश्न चिन्ह फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जो लड़की 7 बरस तक ट्यूलिप में फूल आने की प्रतीक्षा कर सकती है, उसी के चरित्र का सवाल तुम 3 बच्चों के बाप उठा रहे हैं। मैंने वह कागज फाड़कर फेंक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जरा ठंडे मन से इस पर विचार करना चाहिए। मैं सिर पर हाथ रखे बैठा रहा। माना वह लंबे बालों वाली है, उसके केस एड़ी छूते हैं, वह एलोकेसी है, मगर मेरा अपना छोटा भाई, मेरा छुट्टू, उसी से शादी करे और बाद में उसे पता लगे वह मुझको लेकर सपने पाल रही थी, तो हमारे घर की इमारत में दरार पड़ जाएगी। छुट्टू के लिए तो मैं ऐसे अच्छी पत्नी लाऊंगा कि मेरी हालत पागलपन की सीमा को छूने लगी जैसे। पर उन दोनों के दिलों पर क्या बीतेगा? मेरे ही मन में से एक गद्दार आवाज आई, छुट्टू उससे शादी कर भी लेता है तो क्या बुरा है भाई, वह तो सब अब बीत गया। तुम अगर अविवाहित होते तो बात अलग थी। नाव तेजी से बहते बहते जैसे किनारे में सिवार में फंस गई है। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था। अम्मा पूजा पर बैठी थी। हमारे घर सत्यनारायण की कथा थी। साहब बप्पा की दवाई में खत्म हो गया था। पंचामृत में एक अमृत की कमी थी। अम्मा बोली, बढ़के प्याले ले के जा और पुरोहित जी के घर से थोड़ा शहद ले आ। हाथ धोकर प्याला उठाया, पूजा के लिए चाहिए। मैं प्याली लेकर गया। पुरोहित जी ने शहद दिया, ऐसा अच्छा शहद कि मैं उसे देखता ही रह गया। गली सूनी थी। मैंने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था। मैं प्याली अपने मुंह के करीब लाया और जबान आगे बढ़ा थोड़ा सा शहद चाट लिया। मैंने उससे पहले कभी शहद नहीं चखा था और मैं उस सूनी गली में हाथ में शहद लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाया था।
घर की प्याली अम्मा के हाथों में देने वाला था कि हाथ कांप गए थे। अम्मा ने जाने कैसे ताड़ लिया। इसे जूठा तो नहीं कर दिया। मैं चुप खड़ा रहा। चाहता तो कह सकता था, मैंने इसे छुआ भी नहीं। अम्मा विश्वास भी कर लेती, पर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। अगर मैं झूठ बोलूं तो आज लीलावती कलावती मेरे घर में आग लगवा देंगी। मेरे हाथ से प्याली छूट पड़ी थी। मैं मजबूत शब्दों में बोल गया था, अम्मा मैंने इसे चख लिया है, यह जूठा है। और मैं वही बड़का हूँ जिसके मन में यह विचार आ रहा है कि छुट्टू खुकी से ब्याह भी कर ले तो क्या बुरा है। फिर क्यों नहीं कह दिया था कि अम्मा मैंने इस हाथ को छुआ भी नहीं है। मैं चेहरे पर से पसीना पोंछ लेता हूँ और एक क्षण में इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि यह शादी नहीं होगी। यह भी सोचता हूँ कि मन में तूफान को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे से मजबूत शब्दों में एक पत्र लिख देता हूँ, छुट्टू तुम्हारा पत्र मिला। मेरी राय में यह शादी ठीक नहीं है। तुम जैसे काबिल लड़के के लिए 1000 एलोकेसियां मिल जाएंगी। किसी अच्छी लड़की का होना एक बात है और अच्छी बहू का होना बिल्कुल दूसरी बात। मेरा विश्वास है कि मेरी बात को तुम गंभीरता से सोचोगे। मैं खत लिफाफे में रख देता हूँ और पोस्टमैन को एक्सप्रेस दे देता हूँ। लिफाफा छुट्टू का था। जल्दी में उसने लिखा था, मेरा एक खत मिला होगा। यहाँ समस्या बहुत उलझ गई है, पर मोसाई की राय से हमने कल रात आर्य समाज में शादी कर ली। माँ को कुछ बुखार तो आया है, पर मेरा विश्वास है कि वह हमें क्षमा कर देंगी। बड़के, मेरी जगह तुम होते और समस्या ऐसी आ जाती तो उसे तुम भी इसी तरह सुलझाते। अब 19 बुध की शाम पार्टी है, तुम एकदम आ जाओ, फिर मैं छुट्टी लेकर घर चलूँगा। वहाँ अम्मा को समझाना तुम्हारा काम है। मैं सिर डालकर आरामदायक कुर्सी पर लेट गया। अब मेरे मन में कोई तूफान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मैं एक हारा हुआ पस्त आदमी हूँ। मुझे ऐसा निढाल देखा पत्नी पास आती है, छुट्टू का एक्सप्रेस पढ़ती है और मुस्कुराती कहती है, लल्ला तो एकदम जिद्दी और मौजी राम है, पर हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे कपड़े रखे देती हूँ। आखिर तुम्हारे छुट्टू की शादी हो ही गई। जाओ, आज चले जाओ, वहाँ पार्टी के टाइम तक पहुँच जाओगे। उन दोनों को साथ ले जाना। अब मैं अम्मा को मना लूँगी। देखो तो लल्ला की वह बंगालन कैसी जादूगरनी है। मैं चुपचाप यहाँ आ गया, एक शब्द भी नहीं बोला। बोलता भी क्या, एट होम चल रहा है। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मींजूं और आंखें बंद कर सोचता सोचता ही चला जाऊं। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि कुछ खाए ही मैंने चम्मच प्लेट रख दिया था। अब मेरे हाथ में रिमोट भी नहीं है। सभी करीब करीब जा चुके हैं। छुट्टू और खुकी नहीं, नोमोस्कोर वाली एलोकेसी मेरे पास आती है। अब तो नाराज़ी दूर करो बड़के। छुट्टू मेरे गले में हाथ डाल देता है। मैं उसके साथ हो लेता हूँ। चलिए ना, प्रेजेंट्स देखें। हम तीनों वहाँ आते हैं। तुम अगर नाराज़ हो बड़के तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ, छुट्टू ने कहा। और खुकी नहीं, नोमोस्कोर वाली एलोकेसी हंसने लगी है। मैं अपने मन में कुछ अजीब सा अनुभव करता हूँ, इसलिए बनावटी मुस्कान से व्यस्त बना रहता चाहता हूँ। अरे यह क्या, यह भी उपहार है क्या? छुट्टू एक मोटी सी टोकरी में गट्ठराए हुए बेरों को देखता हुआ पूछता है। हमारे यहाँ एक छावड़ी वाली रोज सब्जी देने आती है। यह वही बेर दे गई है। वह एक बेर उठा लेती है। ओहो, छुट्टू कह रहा है, ये बेर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। शायद उसका इशारा गदराएपन की ओर है। इसको मेरी बिल्कुल शर्म नहीं। हाँ, खुकी नहीं, नोमोस्कोर वाली एलोकेसी हंसती हुई कहती है, मुझ जैसे ही खट्टे हैं क्या? नहीं जी। क्यों बड़के? वह मेरी तरफ देखता है, फिर उससे कहता है, तुम अगर खट्टी होती तो बड़के तुम्हारे कभी तारीफ नहीं करते, और अगर इनको तुम नहीं जानती होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम मीठी हो, यह बड़के ने ही तो लिखा था। मेरा सब कुछ जैसे थम गया है। एक धागा टूटा तो सारा करघा रुक गया है। जैसे वह दोनों बेर खा रहे हैं। मैं उनकी ओर देख रहा हूँ।
देखे जा रहा हूँ। बेर मीठे हैं, मीठे ही हैं, मैं जानता हूँ। इसी से चुप हूँ। धन्यवाद।